हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल की पेपर 2 में अगर आपने खोटा लिया है और आप खोटा लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो यहाँ हम 100% खोटा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ पेपर 3 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं और तैयार करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के साथ जेटेट, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और आने वाले जितनी भी झारखंड में आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी सबका यहां पर पूरा तैयारी 100% फ्री कराया जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के बीच अपने कॉन्टेक्ट्स में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां पर भी आप हमारे चैनल को शेयर करें और पूरे झारखंड के बच्चों के में जो झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें हमारे चैनल को पूरा फैला दीजिए, आग लगा दीजिए, पूरा धुआं धुआं कर दीजिए। दोस्तों, आपसे यह मेरी गुजारिश है। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत करने के लिए। चलिए हम लोग आखिरी गीत कविता संग्रह को आज कवर कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक, जैसे कि एक मौनी फूल कवर हो गया, आखिरी गीत हो गया, अब दामोदरे कुराय और काइठे जो पद खाड़ी है वो खत्म करके, वो कवर करके फिर हम लोग डाह नाटक और उद्भासल कर्ण, चाबी काटी, अजगर हो ही गया है तो 1 या 2 दिन में सबको कवर कर देंगे नाटक को, इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन ना ले। चलिए आखिरी गीत को स्टार्ट करते हैं जिसमें कविता नंबर 61 से 72 तक आज पूरा कवर करेंगे। जो 61 नंबर का कविता है वह है 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंतागम। ये क्या है कविता, और इस कविता के माध्यम से कवि जी को किस बात की चिंता है, किस बात का उन्हें दुख है, किस बात का उन्हें संशय है, किस बात का उन्हें कंफ्यूजन है और किस बात को लेकर के कवि जी चिंतित है। यह 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? देखिए दोस्तों, आपने कविता एक मौनी फूल में पढ़ा होगा कि सन 1967 ईस्वी की बात है जिसमें कि देश में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। उस समय क्या हुआ था, जैसे कि कविता में हमने देखा था कि उस समय बहुत देश विदेश से अनाज को मंगाया जा रहा था, कंट्रोल अलग अलग जगह में लगाए जा रहे थे। तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी का शासन आता है तो सन 1975-76 के आसपास में इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या होता है, आपातकाल की घोषणा करी जाती है और उसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम को लाया जाता है और उस कार्यक्रम में कहा जाता है कि देश को क्या क्या 20 सूत्री कार्यक्रम मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए कि देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, सिंचाई जो खेती है, कृषि के स्तर को बढ़ाना है ताकि हमें कभी भी उस तरह का अकाल का सामना ना करना पड़े और हमारा जो यूथ है जो वो पढ़े लिखे और कुछ देश क्या हो डेवलप करे। तो वही उसी 20 सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया था। तो कवि जी श्रीनिवास पानूरी जी यह सोच रहे हैं कि अगर यह 20 सूत्री कार्यक्रम अच्छे से मतलब क्रियान्वित हो जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाता है तब तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहीं यह कार्यक्रम वैसे ही ना रह जाए जैसा कि काम कम और बातें ज्यादा होती है। यानी कि उनको इस बात का चिंता है, वह इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं यह 20 सूत्री कार्यक्रम इस तरह से ना हो जाए, मतलब केवल कागजी बात भी ही ना रह हो जाए, मतलब अगर वह इंप्लीमेंट होगा तो क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंतागम, आप समझ गए जो मैं कविता में कहा गया है वो आप बिल्कुल समझ गए हैं। आप एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा इसके, लेकिन चलिए इसके जो लाइंस है उसको देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंतागम मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसके लिए हमारे मन में हम चिंतित हैं, हमारे मन में एक संशय है कि अगर इसका अच्छे से क्रियान्वयन हो जाता है, अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो जाता है तो क्या होगा, होवे देश अन्न भय ढेकी चोट धम धम धम, मतलब देश में क्या होगा, अनाज वगैरह आएगा और ढेकी आप लोग जानते हैं जहां पर कि अनाज वगैरह को कूटा जाता है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था। तो अनाज जब होगा तो क्या होगा, ढेकी में धम 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 का आवाज आएगा गांव समाज में, तो अनाज रहेगा तभी तो वही कहता है कि अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, अनाज वगैरह सब कुछ अच्छा होगा। गावे गावे पाठशाला, खेते खेते पानी किनाला। इसमें क्या है कि अगर यह 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित हो जाता है तो क्या होगा, चूंकि इस कार्यक्रम में क्या कहा गया था कि देश के कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, देश के शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, तो शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन सही से होगा तो गांव गांव में पाठशाला खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, खेत खेत में क्या होगा, पानी का नाला नहर उसका सिंचाई के लिए बहुत अच्छा से काम किया जाएगा। योगी फेंक मृग छाला आनत गिरनी छम छम छम, योगी जो है मृग छाला को अपना फेंक देगा मतलब खुशी में, और
क्या होगा, आनत गिरनी, पानी जो है छम 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 चारों ओर होगा। भूइल मुनिस सभेक आस करिहा नाय श्रीनिवास। कहता है मुनिस मतलब होता है जो खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, उन लोगों को भूल करके और लोगों का आशा श्रीनिवास जी आप नहीं कीजिएगा। कंदू खिल, कंदू घास, कंदू बेसी, कंदू कम। इसमें क्या है, कवि जी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है, संशय में है कि जिस प्रकार से जो जब खेल का जो मैदान होता है उसमें जो घास उग जाते हैं, उस घास को काट करके क्या किया जाता है, उस घास को काट करके कुछ और एक्स्ट्रा घास उसमें अच्छे अच्छे लगाए जाते हैं। तो कहता है कि उस तरह का जो नौटंकी है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होगा, कंदू खील कंदू घास, तो घास को काट करके कुछ और उसमें लगा दिया जाए और उसमें केवल खेल नहीं होगा, खेल के मैदान में कभी क्या होगा, खेल से ज्यादा क्या होगा, खेल करने का नाटक होगा, हो रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है केवल उसी प्रकार से एक नाटक बनकर रह जाए, यही उनको चिंता है। सूखल टाड़ी गहुम फुटल आरिक धारी फूल। कहता है कि सूखा हुआ खेतों में जो है गेहूं वगैरह फूटेगा, मतलब फसल होगा तो क्या होगा, फूटेगा। अगर इस तरह का कार्यक्रम हो जाता है तो दुख चिंता दूरे भागत युगेक युगेक भूकल टनटनाए उठत। कहता है कि अगर यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, अगर यह सही से क्रियान्वयन इसका हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, तो दुख चिंता क्या होगा, दूर भाग जाएगा और युगों युगों से जो भूखे लोग हैं वह टनटना उठेंगे, मतलब भूख प्यास खत्म हो जाएगा। सब कोई क्या होगा, सब कोई प्रॉस्परस हो जाएगा, अच्छे से सबके पास धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। तो भूखल क्या होगा, टनटना उठेगा और क्या करेगा, डाकत बम बम, मतलब अच्छे से बोलने लगा, सब बम बम करेगा। समझ रहे हैं ना। यदि सफल होवे 20 सूत्री कार्यक्रम, यदि सफल होगा यह 20 सूत्री कार्यक्रम, तभी जाकर, जब भी क्या होगा, सफल होगा, जब तभी जाकर के क्या होगा, इस तरह का काम होगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यही उनको चिंता है। चलिए आप लोगों ने इसे समझा, चलिए अगला कविता देखते हैं। जोदी खोजा मान, देखते हैं क्या यह जो कविता है। जदी खोजा मान मतलब जो कवि श्रीनिवास पानुरी जी हैं वह खोरठा भाषियों को क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं कि यदि आप अपना मान सम्मान खोज रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि जो खोरठा भाषा का या खोरठा साहित्य जगत का, काव्य जगत का आप मान सम्मान यदि आप खोजते हैं या फिर दिलाना चाहते हैं खोरठा भाषा को, तो करना होगा निज के दान, यानी कि तो आपको क्या करना होगा, स्वार्थ को भूल करके समर्पण करना होगा, स्वार्थ को भूल करके खुद को समर्पित करना होगा, बहुत बड़ी साधना करनी होगी, तभी जाकर खोरठा में जान आएगा, यानी कि खोरठा भाषा में जान आएगा यदि आप ऐसा करते हैं। यानी कि यह कविता जो है यह खोरठा भाषी और खोरठा साहित्यकारों के नाम है और उनको बताया जा रहा है कि यदि आप खोरठा साहित्य का मान सम्मान खोज रहे हैं तो आपको निज का दान, खुद का स्वार्थ को भूल करके अगर उसे अपनी ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं तो एक साधना करनी होगी, अपने आप को समर्पित करना होगा और तब जाकर के खोरठा में जान आएगा। झूम उठते साधना खेते स्वर्ण सस्ये धान, और आपको कड़ी साधना करनी होगी और उस साधना के खेत में, जब आप साधना के खेत में एक समर्पण का फसल लगाएंगे तब जाकर एक स्वर्ण रूपी धान, सोने के जैसा धान जब आप काटना चाहते हैं कि फसल का मान सम्मान, जब आप खेत लगाएंगे उसमें धान लगाते हैं तो आप क्या काटते हैं, लहलहाते हुए खेत चाहते हैं और फसल को काटना चाहते हैं। तो आप साधना की खेती में जब अपने समर्पण का भाव बोएंगे तब जाकर के आप धान रूपी, यानी कि खोरठा का जो मान है सम्मान है, उस मान सम्मान को धान, स्वर्ण रूपी धान के तौर पर उसमें काट पाएंगे। लाल लाल गुलाबे फूल आम डारी मंजर बांसे नतुन करील। कहता है कि तब जाकर के क्या होगा, आप अगर मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है सबको खोरठा का मान सम्मान से कंपेयर करके यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से लाल लाल गुलाब के फूल उगेंगे, आम डालों पर मंजर होगी बहुत ज्यादा, बांस में नया नया करील, जो बांस का जो पत्ता होता है कि जो मतलब बहुत खींचा खींचा आप देखते होंगे जो होता है उसको करील कहा जाता है, तो नया नया बांस खिलेंगे और उसमें करील आएंगे। हवा में एक श्वास मतलब एक शुद्ध हवा बहेगी, हरिहर मतलब आप अगर खोरठा के मान सम्मान को चाहते हैं, आप ऐसा एक वातावरण चाहते हैं खोरठा के लिए, तो आपको अपना निज स्वार्थ को भूल करके एक समर्पण की भावना, एक साधना करनी होगी, तब जाकर ये सब होगा। हवा में एक श्वास मतलब एक शुद्ध हवा खोरठा के लिए बहेगी, हरियाली होगी आसपास, सरसों फूल खेतों में लहलहाएंगे, सरसों के फूल खेतों में लहलहाएंगे और जो है काते युग पाखी गान,
और क्या होगा, पंक्षियां जो है गाएंगी, अलग अलग तरह के पंछियां जो युग में इस संसार में गाएंगी। और खोटा का मान सम्मान को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। ये सारे ये जो दृश्य दिखाया गया हमें, उसको खोटा के मान सम्मान से कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि यदि आप मान सम्मान को खोज रहे हैं और मान सम्मान चाहते हैं तो आपको ये सब करना होगा, तब जाकर के कुछ हो सकता है। अब देखते हैं कि तोरा देख के डरा हवे है मन। यह जो कविता है, तोरा देख के डरा हुए है मन, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि जी क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिए। दोस्तों, मैंने आपको पूरा आंखें की गीत अच्छे से समझाया, तो आप लोगों को अभी तक इतना जरूर आ गया होगा सोचना कि क्या कहना चाह रहे हैं कवि जी। तो यहाँ पर है कि तोरा देख के डरा हुए है मन, मतलब तुमको देख करके, किसको, तुमको देख करके आज मन डर रहा है। किसको, यह जो समाज में लोग है, यह जो समाज में, हमारे समाज में लोग एक दूसरे से, इंसान से ही डर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है कि इंसान से ही डर रहा है। आज इंसान जो है वह आदमखोर बाघ से भी खतरनाक हो चुका है। मतलब आज इंसान आदमखोर बाघ से भी खतरनाक हो चुका है, एक खतरनाक बाघ से भी खतरनाक हो चुका है। वही कह रहा है यहां पर, देखिए क्या कहते हैं, तोरा देख के डरा हुए है मने, मानुष भरल वने। कहता है कि तुमको देख करके मेरा मन जो है आज डरता है। यह मनुष्य के भरे हुए संसार में मैं मनुष्य को देखकर ही डरता हूं। जानी जानी जुदियो बाघे भरल बन, ताव आइजो हरिन स्वच्छंद करे विचरण। कहता है यह भी हम जानते हैं कि आज बाघ से भरा हुआ जंगल है, बाघों से भरा हुआ जंगल है, फिर भी वहां पर हिरन स्वच्छंद विचरण करता है। यानी कि बाघ क्या होता है, हिरन को मारकर खाने वाला होता है, लेकिन कहता है कि बाघ से भरा हुआ होता है जंगल, लेकिन फिर भी हिरन जो है वहां पर स्वच्छंद विचरण करता है। बाघ को ये नहीं कि सबको लूट खसोट के मार के किसी तरह से उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। वहां पर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि बाघ के भरे हुए जंगल में हिरन स्वच्छंद विचरण कर रहा है। पालेक पाल झुंडेक झुंड दलेक दल, मतलब दल दल पाल झुंड झुंड, मतलब बहुत ज्यादा। आइजो हिरनेक हरिनेक खोजे घूरे है शिकारी, लोभी जीव मांसाहारी। कहता है कि आज भी दल के दल जब शिकार करने जाता है लोग, तो यहां पर कहता है आदमी से, जो आदमी शिकार करने के लिए जाता है, झुंड के झुंड जाता है, किसको, तो हिरन वगैरह को मारने के लिए। तो बताइए, हिरन को मारने के लिए जो है झुंड के झुंड आदमी जा रहा है और वहां पर बाघ भी है, तो बताइए आदमखोर बाघ से यहां पर इंसान को बताया जा रहा है कि तुम तो ज्यादा खतरनाक हो, तुमको देखकर तो बाघ से भी ज्यादा डर लगता है। यही है लोभी जीव मांसाहारी, मतलब जो शिकारी हैं उनको बताया जा रहा है कि अरे लोभी जीव मांसाहारी, फेंक धनुक तीर लेके स्वर्ग भेदी राइफल की। मतलब कहता है कि आज जो है मनुष्य शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं, हिरन को खोजने के लिए दल के दल झुंड के झुंड जाते हैं। लोभी जीव मांसाहारी आज धनुष तीर फेंक करके, स्वर्ग भेदी मतलब राइफल में गोली जब छोड़ता है तो बहुत दूर जाता है, तो वही कहता है कि स्वर्ग भेदी राइफल को लेकर के, धनुष तीर फेंक करके, की जैसन हथियार, मतलब राइफल के जैसा हथियार जो है, स्वर्ग भेदी राइफल के जैसा हथियार, जानी जानी प्राकृतिक अक्षय भंडारी। अरे जानते हैं कि प्रकृति जो है उसका भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। वह क्या है, अपने दोनों हाथ से तुमको दे रहा है, और प्रकृति जो है फूंक रहा है अपने बांसुरी को, अपने बंसी को, और बांट रहा है जीवन कण कण में प्रकृति जो है वह जीवन बांट रहा है। जानते हैं उसका भंडार जो है अक्षय है, लेकिन तुम कैसे हो जीव मांसाहारी, तुम तो उस आदमखोर बाघ से भी गए हुए हो, तुमको देखकर डर लगता है जी। तो यही है इस कविता का सारांश। चलिए हम कहता है आज अगला है, आइज हमर मने परल। क्या पड़ता है यह जो कविता है, आइज हमर मने परल, यह भी एक रहस्यवादी कविता है, छायावादी। याद आ रहा है, मतलब कोई है नहीं सामने, लेकिन कवि जी श्रीनिवास पानूरी जी मतलब वियोग में याद कर रहे हैं कुछ ऐसे चीजों को, बीते दिनों को याद कर रहे हैं। और बीते दिनों में कुछ ऐसा खुशनुमा मधुर क्या होता था दृश्य उनके सामने क्या होता है, विचरण करने लगता है। तो वही उनको याद आ रहा है कि आज हमर मने परल बीतल दिन एक बात, बीते दिनों की कुछ बातें आज हमें याद आ रही है।
कि पानी के घड़ी गाछे के तरे एक नवीना के साथ। कहता है पानी का समय था, वर्षा हो रही थी और पेड़ के नीचे एक नवीना, एक कुछ नयापन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी से कंपेयर करके, कोई एक प्रेमिका या किसी को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है। हमने पहले भी बताया कि यह छायावादी है, जिसमें कल्पना मात्र का है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ऐसा था। एक बीते दिनों में जो वर्षा का दिन था, पानी का पेड़ के नीचे एक नवीना के साथ था और फूटल फूले सटल लुगा। कहता है फूटल फूले मतलब फूल के जैसा खिला हुआ, और सटल लुगा मतलब कि जब पानी में कोई भीग जाती है तो उसका एक चित्रण किया जा रहा है। इसको आप गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, इसमें काव्य रस है, एक छायावादी कल्पना है, जिसमें कि यहाँ पर क्या है कि फूटल फूले सटल लुगा, मतलब कि फूल के जैसा खिला हुआ, और लुगा जो उसका कपड़ा जो है उनके शरीर से, उसके शरीर से सटा हुआ है, चिपका हुआ है। झलकल अंग अंग, जिस प्रकार से जब एक यहाँ पर एक दृश्य को दर्शाया जा रहा है तो आप इसे फील कर सकते हैं कि उसके अंग अंग क्या होता है जब कोई पानी में भीग जाती है। जो भी है, मतलब इसको गलत तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है। इसमें जो लिखा हुआ है कि झलकल अंग अंग, अंग अंग उसका झलक रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। भीजल हवे घोर हल नूतन भांगे रंग, और ऐसा क्या होता है कि जब उसके इस भीगा हुआ जो यह दृश्य दिख रहा है तो उसका लगता है कि जैसे इसमें नया वो मता ये हो जाता है, मतलब उसको नशा जैसा चढ़ जाता है। जो उसको देख रहा है उसके नया भांग का रंग जैसे, ऐसा मानो जैसे कि उसमें भांग का रंग घुल गया हो, भांग का रंग मिल गया हो। जीरा ऐसन अनार सुथल हांसी रांगल दांत। कहता है कि जीरा के जैसा अनार मतलब अनार जीरा के जैसा उसका दांत जो है वो जब हंसती है तो क्या होता है, पानी 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 भेल, मतलब पानी पानी हो गई वो वाला है। तो पानी 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 भेल आकुल तनमन प्रण। कहता है कि उसको देख करके, जो यहां पर बात कर रहा है कि पेड़ के नीचे एक किसी और से कंपेयर किया जा रहा है, उनको देख करके उनको याद आ रहा है, और जो जिनके बारे में बात किया जा रहा है वह उनको देख करके क्या होता है, पानी पानी हो जाता है, और उनका तन मन क्या हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए, चितिक बांसी नतुन सुरे फूटल नतुन गान। मतलब कहता है दिल के बांसी से, दिल के बांसुरी से नया नया सुर क्या हो जाता है, नया नया गान, नया नया गीत क्या होता है, फूटने लगता है। थामल बीचे पानी की धार तीतल कमल पात। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के धार को, पानी का जो धारा है कमल के पत्ते के बीच में, जब कमल के पत्ते के बीच में पानी का धारा जाता है जिस प्रकार से सकुचाते हुए, ठीक है, जब कमल के पत्ते पर पानी का धारा जाता है तो क्या पूरा भीग जाता है, नहीं ना। तो उसी प्रकार से पानी के धार को जिस प्रकार से थामे हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वह पानी के धार को, उसका शरीर जो है थामे हुए है, और यहाँ चित्रण किया जा रहा है। आज हमर मने परल बीतल दिनेक बात। आज जो है हमारे मन में बीते दिनों की कुछ यादें ताजा हो उठी हैं और मेरा मन आनंदित हो उठा है। अब एक कविता है, उसे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इस कविता में यानी कि पूरब दिगे सूरज उठल कविता के माध्यम से कवि जी क्या चित्रण करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने, चलिए देखते हैं। कवि श्रीनिवास पानूरी जी कहते हैं पूरब दिगे सूरज उठल। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया जा रहा है और प्रकृति के साथ एक मानव समाज को रिलेट करके दिखाया गया है कि पूरब की ओर सूरज उगा है, सूर्योदय हुआ है, और पश्चिम दिशा में क्या होता है, चांद उगता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में चांद, ऊपर दिगे सांझ तारक जगमग आ हेटे दिगे सांझ। मतलब कहता है कि ऊपर दिगे सांझ, देखो जब सांझ होता है, देखो पूरब दिगे सूरज उठा और पश्चिम दिगे चांद, और जब सांझ का समय होता है, संध्या बेला आता है, संध्या का समय होता है, तो क्या होता है, ऊपर में तारा जगमगाने लगता है। ऊपर का लोक जो होता है उसमें तारा जगमगाने लगता है, तारा चमचमाने लगता है। लेकिन नीचे क्या होता है, वही सांझ, ऊपर तारा जगमगाता है तो नीचे वही सांझ अंधेरा कर देता है। नीचे क्या करता है, वही प्रकृति अंधेरा कर देता है। फिर क्या कहते हैं, अंधार देशे बने के भीतर, कहता है इस अंधेरे, इस अंधकार में देश में, बन के जंगल के भीतर, यह अंधकार एक देश है, एक समाज, एक राज्य, एक वातावरण, जो भी कहिए, इसमें बन, इस जंगल के भीतर में क्या है, हमर आगुक पथ। कहते हैं कि यह जो जंगल है, यहाँ यह जंगल के भीतर में हम जहां पर खड़े हैं, हमार आगुक पथ मतलब मेरे आगे के रास्ते में, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो हमारे आगे के रास्ते में मानुष मारे आशाएं दैत। कहता है कि हमारे आगे के रास्ते में जो है मनुष्य को मारने की आशा में, प्रतीक्षा में
दैत्य बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है मनुष्य को मारने के लिए, जहां बैसलहत कैसे हम आगू बढ़ी। अरे उस अंधेर देश में, अंधकार में देश में, अंधकार में कहते हैं कवि जी कि ऐसा ऐसा है, प्रकृति है, सब कुछ है, ठीक है। और जब हमारा जो आगे आने वाला जो रास्ता है उसमें क्या है, मनुष्य को मारने की प्रतीक्षा में राक्षस बैठा हुआ है, हम कैसे आगे बढ़े। हमारा हाथ खाली है, लेकिन हमारे साथ केवल क्या है, हमारा हाथ खाली है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ केवल एक सुंदरी है। यहाँ पर एक सुंदरी का चित्रण किया गया है। इस कविता में मैंने पहले ही बताया था, कवि श्रीनिवास पानुरी जी हमको लगता है थोड़े से यहाँ पर जितना भी इसमें श्रृंगार रस को घोल कर रख दिए हैं, प्यार रस को घोल कर रख दिए हैं, प्रेम रस को घोल कर रख दिए हैं। तो इसको देखिए क्या है, वियोग है, संयोग है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वो एक अच्छे तरीके का है। मतलब इस तरह से समझिए, खाली हमर हाथ सुंदरी हमर साथ, खाली मेरा हाथ खाली है, केवल मेरे साथ क्या है, एक सुंदरी है, एक रूपवती है, सौंदर्य की छटा उसके साथ है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद भेल ओकर संग देखा, अरे बहुत, जो सुंदरी है उसके साथ बहुत दिनों के बाद उसके साथ मेरा भेंट हुआ है, उसके साथ मेरा मिलन हुआ है बहुत दिनों के बाद। जहां लय जाहल फूले खांसी आज करिया करिया रेख, कहता है जहां पर फूलों के जैसा हंसी लेकर के जाना था, लेकिन आज जो है हमारे ललार पर, हमारे ललाट पर एक करिया करिया, मतलब चिंता, करिया करिया रेखा के पहले भी हमने बात किया है कि एक चिंता का रेखा है, चिंता उदासी का रेखा है। मतलब मैं खुश नहीं हूं इस समाज को देखकर, हमारे आगे का अंधकार में समाज है, आगे लोग को मारने के लिए मनुष्य रूपी राक्षस बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं असमर्थ हूं। प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य रूपी राक्षस मारने के लिए बैठे हुए हैं, आगे मैं कैसे बढ़ूं। चलिए ये यही था कविता, आगे देखते हैं क्या है। आइज हमर काम शेष, देखिए इसमें क्या है, आइज हमर काम शेष में, इस कविता आइज हमर काम शेष के माध्यम से कवि जी क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं। वह आज मेरा काम खत्म हो गया। तो कवि जी चूंकि एक साहित्यकार हैं, एक काव्य जगत के मांझे हुए खिलाड़ी हैं, उनका काम है कविता लिखना, कविता कर्म उनका काम है। और कविता का एक उद्देश्य होता है, कवियों का एक उद्देश्य होता है कि अपने कविता के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाना, सोए हुए लोगों को जगाना, और सोए हुए मतलब एक जन जागरण करना, ठीक है। अपनी कविता के माध्यम से ऐसे शोषित लोगों को जगाना जिनका शोषण किया जा रहा है कुछ गिने चुने समाज के ठेकेदारों के द्वारा। तो कह रहे हैं कवि जी, आज मेरा काम सार्थक हो गया, आज मेरे कविता के माध्यम से, मेरे कविता के माध्यम से लोग जग रहे हैं। जो लोग सोए हुए थे, जिनके आंखों पर एक अंधकार की पट्टी पड़ी थी, वह लोग आज उजाले में आ रहे हैं, वह जग रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, आज हमर काम शेष, आज मेरा काम खत्म हो गया। जो भी मुझे करना था अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य कर्म से, अपने काव्य रचनाओं से मैंने कर दिया। जाय उठत हमर देश, हमर देश मतलब झारखंड वासी को यहां पर कहा जा रहा है कि झारखंड वासी आज जाग उठे हैं। अरे सैच सैच राखा जे धन, सुगुम सुगुम दे घुराए खन, मिल बहरतो गरीब जखन। कहता है कि देखो सैत सैत करके, मतलब ठास ठास करके, लूट लूट करके जो धन तुम लोगों ने इन लोगों को शोषण करके, इन लोगों का शोषण करके जो तुमने इन धन को इकट्ठा करके रखा है, बहुत ही अच्छे मन से, सुगम मन से, मतलब बहुत ही अच्छे मन से, सुगम सुगम दे घुराए खन, मतलब उन सबको क्या करो, बहुत अच्छे मन से, शुभ साफ मन से उनको क्या करो, घुमा दो। नहीं तो गरीब लोग जब जग जाएंगे और बाहर निकल आएंगे, तब तुम लोग को कोई बचाने वाला नहीं होगा। की जागा भाई रात से, तो फिर कहते हैं कि अरे भाई लोग, अरे भाई लोग यानी कि झारखंडी लोग, जागो, अभी रात खत्म हो चुका है। रात शेष मतलब रात खत्म हो गया है। रात जो था, एक अंधकार रूपी एक रात जो था आप लोगों के समाज पर, वह खत्म हो गया है, वह हट गया है। आज हमर काम शेष, आज मेरा काम खत्म हो गया है, ठीक है। जो मेरा काम था कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों को जगाना, लोगों पर कोई आंखों से पट्टी हटाना, मेरा काम आज हो गया। लोग जग उठे हैं। ऊ कहिया मानुस आर मोरला कीरे सब, तब हम कथी ककर से कम। कहते हैं कि वह जो मनुष्य जो कि फिर भी नहीं जगोगे, अगर फिर भी नहीं जगोगे, अरे तो मरला मतलब मारे हुए से क्या है, मतलब कि तब भी हम किससे कम हैं, बताओ किससे कम है, बताओ। अगर आज जग जाओ, ठीक है, हमारी कविताओं के माध्यम से तुम लोग जग जाओ और अपना मनुष्य होने का बात समझो, किसी से कोई कम नहीं है। कि जागा जागा है वनवासी आदि कविता से विशेष। कहता है कि अरे वनवासी, अरे झारखंड वासी जागो,
अभी जो हमारा कविता है उसमें कुछ खास है। हमारे कविता के अभी हमारे कविता रूपी फूल में एक बहुत खुशनुमा गंध है, जिसमें कि आकाश पताल एक हो रहा है। झूम उठल प्राणवान, इस कविता के फूल के गंध से, इस कविता के फूल के सुगंध से आज आकाश पताल एक हो उठा है, झूम उठा है प्राण, सब कोई का प्राण तन मन सब कुछ झूम उठा है। एके बदलल अनेक, मतलब कहता है कि जो लोग अनेक थे, मतलब कि समाज में जो अनेकता का भाव था, जो लोग बटे हुए थे, एकता एक हो रहे हैं आज हमारे कविता के माध्यम से। लेकिन किंतु आई जो स्वार्थिक टाड़ी टिकरे रेस, लेकिन कहते हैं कवि जी हैं, अब थोड़ा सा कहें कि जग तो गए हैं लेकिन आज भी स्वार्थ के मारे यहां पर क्या है, टाड़ी टिकरे, मतलब लोगों के बीच एक रेस लगा हुआ है अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें गिराऊंगा, ऐसा एक रेस लगा पड़ा है। तो यही था इस कविता का सारांश। चलिए आगे देखते हैं। मायक कृपे आज हम पूर्णा, मायक कृपे आज हम पूर्णा। यहां पर है माई की कृपे आज हम पूर्णा, मतलब माई कौन, और कवि श्रीनिवास पानुरी जी इस बात को कह रहे हैं तो वह साहित्य कर्म के एक कवि हैं, साहित्य जगत के मतलब इसमें क्या है, माँ कौन होती हैं, जो वीणा वादनी सरस्वती माँ। तो कहते हैं कवि जी कि आज सरस्वती माँ की कृपा से आज हम पूर्ण हो चुके हैं, सरस्वती माँ की कृपा से आज हमें साहित्य कर्म में पारंगत मिल चुका है, आज हम ज्ञानी हो चुके हैं, साहित्य में हमें एक मुकाम हासिल हो चुका है, माँ की कृपा से आज हम पूर्ण हो चुके हैं। छीन हमर आगू सूर्य जहां वो पहुंचत न हुआ हम भाई, कहता है हमारे आगू, मेरे आगे तो सूर्य भी फीका है, मेरे आगे सूर्य भी कमजोर है। जहां सूर्य जहां तक सूर्य की पहुंच नहीं है, जहां तक सूर्य का पहुंच नहीं है, यानी जहां तक सूर्य नहीं पहुंच पाएगा वहां हम हैं आज, मतलब सरस्वती माँ की कृपा से जो कवि, ऐसा कहा जाता है कि जहां न्याय पहुंचे कवि, जहां न्याय पहुंच पाए रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा एक मतलब लोकोक्ति है। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि जहां पर सूर्य का पहुंच नहीं है, जहां तक वहां हम पहुंच चुके हैं आज सरस्वती माँ की कृपा से। लेकिन फिर कहते हैं हम तो वो हीरा न जे राती चमके, अरे हम वह हीरा नहीं है जो रात को चमके, मतलब रात के अंधेरे में हम चमकने वाले हीरा नहीं हैं हम, मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमें जो वही लोग जान पाएगा, जैसे हीरे का परख एक जौहरी को ही होता है, तो रात का अंधकार यहां पर इसे कहा जाता है कि जो लोग मूर्ख है उसके लोक में मेरा कोई पूछ नहीं है, ठीक है, जो लोग मूर्ख है उसके लोक में मेरा कोई पूछ नहीं है, वह मुझे कुछ मानेगा नहीं, कुछ गदानेगा नहीं। हम तो बैदुर्य, यानी कि बैदुर्य का मतलब होता है एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, तो वही है हम तो बैदुर्य हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम ज्ञान की बातें करेंगे तो जहां पर अंधकार है वहां हम नहीं चमक पाएंगे। किंतु अपूछ, हम ज्ञानी हैं लेकिन हमें पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई पूछ नहीं है, क्योंकि यह अज्ञानियों का समाज है। जैसे कि अज्ञान के देश में ज्ञान का क्या ही पूछोगा दोस्तों। तो वही कहता है जैसे कि उलूक देशे सूर्य, उलूक का मतलब उल्लू, अब उल्लू को सूर्य का कोई वैल्यू है क्या? उल्लू दिन में उसको दिखाई देता है नहीं ना, वो रात को जगता है, तो उल्लू को जैसे सूर्य का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसी प्रकार से कवि जी ज्ञानी हैं और ज्ञानी का अभी इस दुनिया में कोई पूछ नहीं है, वही कह रहे हैं कोई लोग उसे पूछता नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जी अपने निराशा को दर्शा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसन पहर के टेके हमर डहर, इस कविता, यह जो कविता है ऐसन पहर के टेके हमर डहर, ये इस कविता में कवि जी फिर से निराश हैं और उनको लग रहा है कि अभी ऐसा समय आ गया है, ऐसा पहर है कि मुझे लगता है जैसे कोई मेरे रास्ता में रुकावट पैदा कर रहा है, कोई रास्ता मेरा रोक रहा है। ऐसन पहर के टेके हमर डहर, यह पहर है, ऐसा पहर है जो कि लगता है कि कोई मेरा रास्ता रोक रहा है। जखन भाविक सिंधु लहर ऊपर लहर, मतलब भाव के सागर में, मतलब मन का जो भाव है, मन का भाव का सागर है, वह क्या हो रहा है, उमड़ घुमड़ रहा है, और उसमें मन का जो भाव का लहर है वो क्या हो रहा है, उठ रहा है, उसमें भाव का लहर है, उसमें मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं मन में, कि लग रहा है कोई मेरा रास्ता साहित्य कर्म को रोकने की कोशिश कर रहा है। यही पर है कि आज ऐसा समय आ गया है कि लग रहा है कि साहित्य कर्म को, काव्य रचनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, इसे कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, मन का जो भाव का सागर है, मन का भाव
भाव का सिंधु है, वो उसमें लहर हिलोरी मार रही है। कौन नाविक मनेक साधे, नौका आपन खोल। अरे मन की इच्छा को चलाने के लिए कौन ऐसा नाविक है। मन के सागर में जो इच्छाएं हैं उसके नौका को चलाने के लिए कौन ऐसा नाविक है जो अपना नौका खोल रहा है। कौन ऐसा पंछी है जो इस भवसागर से पार कर जाएगा, है ना। यहाँ मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, दुविधापूर्ण समय है इस पहर में। इनको लग रहा है कि साहित्य कर्म को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पाखा आपन कहता है कौन पाखी पारे जाए, पाखा अपन तोलल, मतलब कौन ऐसा पंछी है जो कि अपने पंख को जो उसका पंख होता है पंछी का, वो उसका तौल करके कौन ऐसा है जो उसको तौल पाएगा। फिर क्या करता है, डायर ऊपर पाखी कौन डाके घर घर। और वो जो पंछी है, जो मन का जो उड़ान वाला पंछी है, वो किसी डाल के ऊपर बैठ करके क्या कर रहा है, डाक रहा है। घर घर का मतलब क्या है कि वो बोल रही है कि बचाओ बचाओ, मुझे लगता है कि कोई जो है मेरा रास्ता रोकने का है। तो कवि के यह मन का भाव है जिसमें मन के सागर में जो बहुत सारी दुविधाएं हिलोरे ले रही हैं, लहर उठ रहा है, बहुत सारे उमड़ घुमड़ रहे हैं भाव और कह रहे हैं कि मन का जो पंछी है वो कह रहा है बचाओ बचाओ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हाय हम ललकले रहली। देखते हैं इसमें क्या है। यह जो कविता है हाय हम ललकले रहली, इस कविता में कवि जी फिर से कवि जी का निराशा झलक रहा है कि वह आजीवन खोरठा भाषा के विकास के लिए लगे रहे। खोरठा भाषा में अपना आजीवन सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन वह शायद किसी चीज को लेकर के वह तरस रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि हम जो है ललायित रहें, हमेशा तरसते रहें। लेकिन वही क्या है देखते हैं। हाय हम ललकले रही, मतलब हाय हम तरसते रहें, हाय हम जिंदगी भर जो है तरसते रहें, आजीवन तरसते रहे, मतलब ललकले लालायत रहें, तरसते रहें। बन पहाड़े नदी घाटे हेराइल धन खोजते रहली, मतलब यह जो खोरठा भाषा का जो मान सम्मान है, इसको अपने आजीवन पूरे जिंदगी भर क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ बन पहाड़ है कि इधर उधर अपने कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों के बीच इनके मान सम्मान को खोजते रहे। यानी कि बन पहाड़े नदी घाटे हेराइल धन खोजते रहली, हाय हम हाय ललकले रहली, आजीवन तरसते रहली, मतलब हाय हम ललायित ही रहे, आजीवन तरसते रहे। किस चीज को लेकर के, तो एक मान सम्मान को लेकर के कि आजीवन मैंने खोरठा को सर्वस्व दे दिया, लेकिन मान सम्मान जो है वह मुझे उस प्रकार से नहीं मिला। लोरे मिटाए पानी प्यास, साग पाते मास मास, मोटा जासा से जिर्रावा से दबैर घुसरते रहली, हाय हम ललकते रहली। मतलब कहता है कि पानी का जब प्यास लगा, मतलब पानी पीना था जब, तो आंसुओं से उसे मिटाया। मतलब कहते हैं ना कि आंसू पी पी करके मैंने दिन काटे हैं, तो ऐसा है। कहता है यह बहुत दुख कर सहे हैं इस खोरठा भाषा के लिए, खोरठा भाषा को एक मान सम्मान दिलाने के लिए अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से। तो वही है, कहता है कि साग पाते मांस मांस, मतलब साग पात को मांस समझ के, मतलब कि जो मुझे मिला उसी में मैं खुश रहा, कभी किसी चीज का क्या किया, फरमाइश नहीं किया। मोटा सांसे जिर्रा बासे दबैर घुसरते रहली, क्या कहता है, लंबा लंबा सांस लेकर के जो है अपने दिल की बातें दिल में ही दबा करके घुसरते, मतलब रोते रहें, ठीक है, वही करते रहें। और फिर कहते हैं छलेक रानी भैर के पानी, सोना के गिलास से आई के पासे, मतलब छल का रानी, छल इस यह दुनिया में जो छल कपट है, यह छल कपट का जो रानी है, वो भर करके पानी सोना के गिलास में हमारे पास आकर के बाढ़ के तनी कहते रहली, बढ़ के कहते रहा। और वह क्या बोलता है, हाय हम लरकते रहीं, आजीवन तरसते रहीं, हाय हम टनैते रहली। वही है, मतलब पूरे जिंदगी हमने दिया सर्वस्व इसमें, और वो ललायित ही रहे, तरसते रहे अपने एक मान सम्मान को लेकर के। आगे देखते हैं, कली फूले गाछ बिरिछ हासे, ठीक है, कली फूले गाछ बिरिछ हासे। देखिए यह जो कविता है, इस कविता में कवि जी थोड़ा सा एक रस को घोल रहे हैं। एक मास होता है बसंत ऋतु, जिसमें फागुन महीना का मीठा मास कहा गया है, मिठास से भरा हुआ एक महीना, उसका इसमें जिक्र कर रहे हैं कि इस महीना में सब कोई जो है आपस में खुश होते हैं। जो युवक युवतियां होती हैं यौवन के रस में आपस में क्या करते हैं, रास लीला के लिए आपस में जो भी है मतलब रास करते हैं। लेकिन आज भी कवि का मन जो है वह क्या है, एक रस के मतलब प्यास में आज भी उसका मन क्या है, प्यासा है। तो थोड़ा कवि श्रीनिवास पानुरी जी थोड़ा रसिक मिजाज के हमको लग रहे हैं, पूरे कविता में हमको यही दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं।
कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे, कहता है कि कली फूलों में गाछ पेड़ पौधे सब कली फूल जो है कली फूल से लद गया है। कब लगता है? तो बसंत की ऋतु में, बसंत ऋतु में फागुन महीना के मिठास भरे मौसम में जो मास होता है फागुन मास, फागुन महीना में जो है उसमें कली फूल से गाछ वृक्ष क्या होता है, लद जाता है। और जब कली फूल लहला रहा है, फूल खिल रहा है, तो जो पेड़ पौधा है वह हंस रहा है। यहाँ पर इस भाव को दिखाया गया है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वह भी सजीव है, तो उसमें जब फूल पत्तियां फल लद जाएगा तो क्या होगा, वो हंस रहा है, वह खुशी से आनंदित हो रहा है। सखी रसे भरल आइज के मीठा फागुन मासे, मतलब फूलों में फलों में रस भर गया है, वह रस से अपने जो एक भाव, एक मधुर रस है उसमें भर आया है। इस फागुन मीठा फागुन के मास में कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। कहता है तरुणी आचर टाने हवा मातल महुआ बासे। कहता है कि जो तरुण और तरुणी, यहाँ पर युवक युवतियां हैं जिनका यौवन उफान पे रहता है, उसका जो आंचर है, जो उसका आंचल है, वह यह जो महुआ का जो मातल, महुआ से सनाया हुआ महुआ का जो एक मदमस्त हवा है, महुआ का जो एक मदमस्त वातावरण है, उसका सुगंध, उसका वातावरण, महुआ जो एक आनंदित वातावरण कर देता है, उसके वास में, उसके वातावरण में युवक युवतियों का यौवन, उसके यौवन के आंचल को टानता है, आकर्षित करता है। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे, फूले फूले भौरा गुंजे। कहता है कली फूल में पेड़ पौधे क्या है, जब लग जाता है, लद जाता है तो गाछ वृक्ष हंसता है, और फूलों फूलों में भौरा का क्या होता है, दल का जो है, जिसे अली कुल भी बोलते हैं, याद है ना। तो कहता है कि भौरा गूंज रहा है आपस में, सब उसके रस को चूसने के लिए, उसके मतलब फूल पर भौरा रस को चूसने के लिए, उसके रस को, उसके मधुर रस को लेने के लिए चारों ओर दौड़ लगा रहा है। हरिना हरिनी रासे कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। कहता है हिरन हरिनी का जो जोड़ा है वह आपस में रास करने के लिए मदमस्त होकर आपस में क्या कर रहे हैं, यौवन के उफान में, इस फागुन महीना के मास में क्या कर रहे हैं, रास के मौसम में, मतलब बहुत खुश हैं इस तरह से। तो उसी तरह से कली फूल जो है गाछ वृक्ष पर लद गया है और पूरा क्या है, वह खुश है, हंस रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, बूढ़ा देखी तरुणिक दल। अरे तरुण का जो दल है, युवक युवतियों का जिसका यौवन उफान पर है, वह बूढ़ा को देख करके जोरे दाबल खापे। मतलब कि एक बूढ़ा को देख करके, यहाँ पर बूढ़े का मतलब यह है जिसका जवानी नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर है कि जो बूढ़े हो गए हैं, जो जवान नहीं रहे, जिसमें यौवन नहीं है, अब वो फागुन मास में वो क्या मजा लेगा, है ना। यहाँ पर यही है कि फागुन का जो ये मीठा महीना है, फागुन का जो ये रस भरा महीना है, इसमें बूढ़ा लोग पर यौवन युवक युवतियां क्या कर रहे हैं, हंस रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, दाब कर हंस रहा है। किंतु आइजो हम सखी मधु प्यासे मधु मासे। लेकिन कवि जी कह रहा है, लेकिन हम आज भी इस मधुर रस के प्यास में, मतलब मधुर रस के आज हम भी प्यासे हैं इस फागुन के मधुर मास में। तो क्या समझे यहाँ पर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह जो कविता है थोड़ी लंबी कविता है, इसको मैं कभी बाद में कराऊंगा। यह जो कविता है विधवा, तो विधवा कविता थोड़ी सी लंबी कविता है, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही आसान है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसको देख करके आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। कल से इसके एमसीक्यू आएंगे और साथ ही साथ डाह नाटक और चाबी काटी को हम एक साथ खत्म कर देंगे, या फिर उद्भासल कर्ण और चाबी काटी को एक साथ खत्म कर दे, या फिर आगे कविता करें जैसे कि दामोदर कुराय है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना सही रहेगा। दामोदर कुराय है और एक कोई ठेक पायदे खड़ी है, ठीक है, वो दोनों कविता करके नाटक पर जाएं, या फिर जो उद्भासल कर्ण है, चाबी काटी है, या फिर और जो नाटक बचे हुए हैं, पहले नाटक को एक दिन में एक नाटक कवर हो जाएगा, एक दिन में एक नाटक कवर हो जाएगा। 3 नाटक है, 3 दिन, उसके एमसीक्यू लगा लेंगे तो पूरा उधर कवर हो जाएगा। 2 कविता बचा है, कविता हो जाएगा और फिर कहानी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा और जैसा सही होगा उसके हिसाब से हम करेंगे, हम अपने हिसाब से भी। तो यह जो कविता है विधवा, तो इस कविता को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, इसके समरी को, कि इस कविता में एक विधवा स्त्री के दुख को दर्शाया गया है। श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि एक विधवा स्त्री जब सुहागन होती है
तो वही सुहागन जो होती हैं वह पति का मतलब प्राण होती हैं, ठीक है, वही रूप, वही रंगत, वही सुंदरता, लेकिन जब वो विधवा हो जाती है तो क्या वही स्त्री क्या होती है, सौभाग्यहीन हो जाती है। कोई उसको देखे तो उसका काम अमंगल हो जाता है। उसको बहुत सारे नियम कानून के अंतर्गत समाज जो है, एक यह जो निष्ठुर समाज है, वह उसको बहुत सारे कठोर नियम को बांध करके उसको रख देता है। उसके मन में जो भी उसके मन के अनुसार वो कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। और यह जो जिंदगी है, मनुष्य का जिंदगी, इसमें कहा गया है कि केवल एक बार मिलता है और इस जिंदगी को घुल घुल करके, मतलब घुट घुट करके वो मर जाती है। तो यह जो है समाज का एक बहुत ही भद्दा एक नियम बनाया गया है कि जिस किसी स्त्री का पति मर जाता है तो फिर उसका जीना बेकार है, या फिर वह जो है अछूत हो जाती है, वह एक तरह से अमंगल हो जाती है, उसके साथ बहुत सारे मिथक भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये जो है बहुत बुरा है। देखिए, हे विधवा तो इसकी से फूल बने करानी, मुक्त केसी आइज सेना सेनी, सुहाग सिंदूर माथाए नाय आलता नय गोड़े। बहुत मतलब इजी कविता है, बहुत लंबा है लेकिन इजी है। इसको एक बार आप पढ़िएगा, इसमें यही है, कल एमसीक्यू करेंगे तो इसको हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी कविता है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं, यह लास्ट एक कविता बचा है 72 नंबर का, जिसको कि जो छनिका है। छनिका क्या होता है, जैसे कि क्षण भर में, जैसा छनिका एक कविता ही होता है, ठीक है, एक कविता ही है। पानुरी जी का एक कविता है और उन्होंने जो लिखा है, मतलब कुछ छंद के माध्यम से, कुछ लाइंस के माध्यम से वह बहुत बहुत बड़े बात इसके माध्यम से कह देते हैं। मतलब छोटी छोटी लाइंस है और कुछ टाइम में ही, मतलब थोड़े से टाइम में बहुत से बातों को यह अपने अंदर रहस्य को छिपा करके ये लाइन रख रहे हैं। तो यह छनिका है। कुल 11 छनिकाएं देखते हैं एक एक करके कि छंदे जे राजा गंधे दे जे ताजा, ठीक है, और बाजा ओहे बाजा। कहता है यह जो कविता है इसमें कहा जा रहा है कि वही बाजा बजेगा, यानी कि वही कविता लोग सुनेंगे, वही काव्य लोग सुनेंगे, वही साहित्य लोग सुनेंगे, वही रचना लोग सुनेंगे। किसका? जिसका गंध ताजा हो, यानी कि जो, जैसा कि कोई फूल होता है तो फूल का जो सुगंध, फूल आकर्षित करता है, ठीक है। फूल फल जो होता है, एक पेड़ होता है जो फूल से लदा होता है, एक पौधा होता है जो फूल से लदा होता है, लोग उसी के तरफ आकर्षित होते हैं। ठूट गाछ के ऊपर कोई आकर्षित नहीं होता है। तो वही कहता है जिसका गंध ताजा होता है वही बाजा बजता है, जो छंद का राजा है, यानी कि जिस कविता में एक रहस्य हो, एक आकर्षण हो, जो छंद का राजा हो, ठीक है, जो छंद का, जो लाइंस का राजा हो, जो वही कविता क्या है, लोगों को पसंद आता है, वही बाजा बजता है। तो इसमें यही है कि 3 लाइन में। अब देखो अगला क्या है, हाथे जोदी कविता पुस्तक, मतलब हाथ में अगर कविता का पुस्तक है, और कवि के हाथ में क्या होगा, कवि के हाथ में क्या ही होगा बताइए, कविता का पुस्तक होगा। तो कहता है एक कवि का जिंदगी सफल हो जाता है कब, अगर उसके हाथ में केवल एक कविता का, उसके लिखा हुआ, उनके द्वारा लिखा हुआ, या फिर कोई भी काव्य पुस्तक उसके पास है, यदि उसके हाथ में एक कविता का पुस्तक हो, गाढ़ी खाई कुछ, मतलब उसके पास कुछ खाने को अगर हो, मतलब कुछ भी थोड़ा सा रूखा सूखा कुछ भी हो, लेकिन एक कविता का अगर उसके पास पुस्तक है, गोदी हमर तोय सखी बूझी सर्गेक धूरा ऐसन तुच्छ। कहता है अगर कवि के हाथ में एक कविता का पुस्तक हो, एक काव्य रचना हो, एक साहित्य संग्रह का, एक साहित्य जगत का उसके पास कोई लेखन हो, पुस्तक हो, ठीक है, तो यदि कविता को कह रहा है, इसमें कविता के महत्व को दर्शाया गया है, पुस्तक के महत्व को, कि यदि कविता का पुस्तक हमारी गोदी में रहेगा, यदि सखी तुम हमारी गोदी में रहोगी, हमारे साथ रहोगी, तो स्वर्ग को भी मैं एक धूल के समान तुच्छ मानूंगा। स्वर्ग को भी, सरग मतलब स्वर्ग को भी धूल के जैसा तुच्छ मानूंगा। अगला है, धन्य धन्य श्रीनिवास जकर चलते खोरठा पहली जान, सनय कुठल साधो माधो पाई के नतुन प्राण। देखिए यहां पर धन्य धन्य श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जा रहा है, और अगर श्रीनिवास पानुरी जी इस बुक को खुद से लिखते, यानी कि उसके समय में लिखा जाता, तो यह चीज नहीं लिखा जाता। तो यह जो है पानुरी जी के देहांत के बाद इस बुक को लिखा गया है, इसीलिए यह छंद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानुरी जी का देहांत हो जाता है, उसके बाद इस बुक छपता है। जब हम लोग करेंगे इसका साहित्य परिचय करेंगे, कवि का परिचय करेंगे, लिखवैया का परिचय करेंगे, तब आपको मैं इस बात को बताऊंगा कि देहांत के बाद इसका
इस बुक का छपाई होता है, प्रकाशन होता है, तो इसीलिए इस कविता में इस छंद को, छनिका में छंद को दिया गया है कि धन्य धन्य, यानी कि श्रीनिवास पानूरी जी बहुत धन्य है, उनका धन्यवाद, जिसके चलते खोरठा को एक मान मिला, एक सम्मान मिला, खोरठा के मतलब खोरठा को जान मिला, और उनके कविता के माध्यम से सनक उठा, मतलब उनके कविता के माध्यम से जो साधो माधो करके किसी व्यक्ति को, मतलब जो आदिवासी जनजातीय लोग का को इंगित कर रहा है कि वह लोग क्या है, सनक उठा, उसमें एक नया प्राण, एक नया जोश उमंग उठ चुका है उनके कविता के माध्यम से। अगला है जे जातिक साहित्य न्याय, ठीक है, जे जातिक साहित्य न्याय ओकर दुनिया अंधार, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। जे जातिक साहित्य न्याय मतलब कि जो जाति का, जो जात का, जो समाज का एक अपना साहित्य नहीं हो, एक अपना काव्य नहीं हो, एक अपना साहित्य जगत नहीं हो, एक काव्य रचना नहीं हो, कविता नहीं हो, लेखन नहीं हो, तो उसका दुनिया, उस जाति का दुनिया अंधार है, अंधकारमय है उसका संसार। ओकर उन्नति का रास्ता न है। अगर साहित्य को आप लोग रास्ता सही इज्जत मान नहीं करेंगे तो उसका उन्नति का कोई रास्ता नहीं है, और दुनिया जो उसका है नर्क के समान है, क्योंकि साहित्य ही है जो कि लोगों के मन में एक रस को घोलता है, लोगों के मन को एक सांत्वना या यूं कहें शांति पहुंचाता है। अगर साहित्य ना हो तो लोगों का मन क्या हो, मतलब थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा, और लोगों का जिंदगी में कोई रस नहीं रहेगा, तो लोगों का जिंदगी क्या होगा, नरक के समान हो जाएगा। अब है जकर लेहू धरती लाल आकाशिक, देखते हैं इसमें क्या है। यह जो यह जो छनिका है, यह जो छंद है, जकर लेहू मतलब जिसके खून से, जकर लेहू धरती लाल आकाशिक रंग, कहता है जिसके लहू से धरती और आकाश का रंग जो है वह लाल हो गया है। शक्ति कहाँ जे महाकाल, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअत ओकर अंग, कहता है जिसके लहू से, जिसके खून से धरती और आकाश का रंग लाल हो चुका है, उसके शरीर को छूने का शक्ति महाकाल में भी नहीं है। यानी कि जो देशभक्त है, जो देशभक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उसको छूने का शक्ति, उसके शरीर को छूने का शक्ति महाकाल में भी नहीं है। अगला जो छनिका है उसे देखते हैं। यह जो छनिका है इसमें क्या है, हम पढ़ली आँखिक गीत, ठीक है, हम पढ़ली आँखिक लिखल, ठीक है, आँखिक लिखल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हम पढ़ली आँखिक लिखल बड़ी मीठा बड़ी शीतल, ठीक है, मतलब यह जो कविता है आँखिक गीत, इसका यह लास्ट है, और इसमें कवि जी श्रीनिवास पानूरी जी की जितनी भी कविताएं हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सारी कविताएं दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत रहस्य छिपा हुआ है, और आंखों से लिखा हुआ गीत या फिर आंखों से पढ़ा हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि आंखों से कहा हुआ बात लोग फील करके समझ पाते हैं। दिल की गहराइयों में जब जा करके आप चीजों को समझेंगे तब आंखों से लिखा हुआ या फिर आंखों के इशारों को समझ पाएंगे। तो वही कहता है हम पढ़ली आँखिक गीत, जो कि आँख से लिखा हुआ गीत को मैंने पढ़ा है, जो कि बहुत ही मीठा और बहुत ही शीतल है। बहुत ही मीठा, बहुत ही शीतल का मतलब जो मन को शांति देने वाला है, और जिसके भाषा में एक भाव छिपा हुआ है, ठीक है, जिसके भाषा में एक भाव छिपा हुआ है। फूले के देशे पथिक से मतलब फूल के देशों में यह जो आंखों का गीत, जो आंखों के द्वारा लिखा हुआ गीत है, यह फूल के देश में यहाँ पर क्या होता है, रास्ता शेष हो जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, हमारा मन जो होता है आकुल व्याकुल होकर हमारे मन में बड़ी व्याकुलता के साथ एक प्रीत जगता है, एक प्यार उठता है, एक स्नेह का क्या होता है, माध्यम जगता है। आगे देखिए, पेट भरले काना मारे कनखी, इसमें क्या है देखते हैं। पेट भरले काना मारे कनखी मतलब है कि जब तक आपके पेट में भूख है तब तक आप क्या करेंगे, काम करेंगे, या फिर किसी के अंदर आप किसी का बात सुनेंगे, या फिर सही तरीके से चलेंगे जब तक आप पेट के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका पेट भरता है तो तुम कौन और हम कौन, मतलब पेट भरने के बाद जो बदमाश होता है उसकी बदमाशी झलकती है। काना का मतलब यहां पर है जो बदमाश होता है उसको, वो बदमाशी करने लगता है पेट भरने के बाद। नाई तो सुन ले रे, ठीक है, नाई तो सुन ले रे रामू, देखते हैं इसमें क्या है। नाई तो सुन ले रे रामू भई गेलो रे देर, अबे कैसे जीबे रे रामू आगू तरे रे शेर, मतलब कहता है नाई तो मतलब कहता है कि जब तुमको बता रहे थे, किसी को बोल रहा है कि जब तुमको मैं बता रहा था कि
कि कोई खतरा है, कोई खतरा है, तब तो तुम नहीं सुने। लेकिन अब क्या है, अब तुम तो मेरा बात सुने नहीं, अब देर हो चुकी है। तो यहां पर यह है कि समय रहते चीजों को समझिए, समय रहते डिसीजन लीजिए। जब समय निकल जाएगा तो यह समय का जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है, इसको पकड़िए, इसके साथ चलिए, समय का दुरुपयोग मत कीजिए। तो वही कहता है कि नाय तो सुनले रे रामू भई गेलो देर, मतलब भया देर हो चुका है। जब मैं तुमको बता रहा था, आगे के खतरे के बारे में तुमको बता रहा था, ठीक है, तो तुम तो समझे नहीं, अब तो देर हो चुका है। अरे रामू, अब तुम उस खतरे का सामना कैसे करोगे? उस खतरे का आगू तरे शेर, मतलब कि वह जो शेर है, जो खतरा है तुम्हारे सामने, अब उस खतरे का सामना कैसे करोगे? जब तुमको मैं कह रहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समय है पढ़ो, लेकिन समय पर तुम्हारा आंख नहीं खुला। और जब चूंकि समय निकल चुका है, देर हो चुकी है, तो क्या क्या है आपके सामने? अब तो खतरा आ चुका है, भूख है, प्यास है, मां बाप के आंखों में आंसू है, उसको कैसे पूछेंगे? अब खतरा आ चुका है, बहुत दुविधा की बात है। तो वही कहता है, समय रहते आप हमारे साथ बनिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमें मोटिवेट, एक आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, और दोनों को ही मिलकर क्या करेंगे? फोड़ डालेंगे। चलिए, नाई तो सुन ले रे रामू आप भई गेलो देर, और अबे कैसे जीबे रे रामू आगू तरे रे शेर। कहता है कि आगे तर शेर है। फिर अगला है, आज हमर ताले नाच नाचे डायर पात, हजार हजार लाइट, हजार हजार लाइट, यहां पर हजार हजार लाइट नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है आज हमर ताले, मतलब कवि जी का अब लास्ट हो गया है यह कविता। तो जब कविता संग्रह का यह पूरा खत्म हो चुका है, तो कहता है कि मैंने जो काव्य रचनाएं की, मैंने जो साहित्य रचनाएं की, मैंने जो कविताएं लिखी, मैंने जो गद्य लिखा, मैंने जो पद्य लिखा, उसके ताल पर आज डाल पात लोक समाज सब कोई नाच रहा है उसके ताल पर। और हमारे साथ लोग जग चुके हैं, हमारी कविताओं के माध्यम से लोग जग चुके हैं, और हजार हजार पैर हमारे साथ चल उठे हैं। यहां पर हाथ है तो वहां पैर होगा, हजार हजार लात, हजार हजार हाथ। तो कहता है कि हमारे साथ जो है हजारों हजार पैर चल उठे हैं, हमारे साथ हजारों हजार हाथ आ चुके हैं, लोग अब जग चुके हैं। हमारा जो काम था मैंने वह कर दिया। हम अपने कविताओं के माध्यम से, हम अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, और मैं अपने काम में सार्थक हुआ, और अपना जो साहित्य कर्म है उसमें एक मतलब एक मुकाम को मैंने टच कर लिया। तो यह कविता संग्रह था, इसको हम लोगों ने कवर किया। दोस्तों, अगर आपको कविता संग्रह जो आंखिक गीत है यह अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके झारखंड के एक एक स्टूडेंट के मोबाइल में चैनल को पहुंचा दे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करके आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे, और फ्री में आपको जितने भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम जो झारखंड में होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारी हम लोग आपको करवाएंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, MCQ इसके करेंगे, और खोटा को तो तैयार करेंगे, साथ ही साथ आप झारखंड जीके को भी देखें। आप उसको, आपके रेस्पॉन्स के आधार पर मैं झारखंड जीके को पूरा कवर करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा, कंप्यूटर को कवर करवाऊंगा, मैथ को कवर करवाऊंगा। जीके जीएस हमारा चल रहा है, जिसमें कि हम उसको टारगेट दे रहे हैं। आप टारगेट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक दिन आपको किसी बुक को एक एक चैप्टर मैं रिवीजन करवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। और जब टेस्ट लगाएंगे तो देखिएगा, हम लोग टेस्ट में 100% हम लोग मार्क्स को गेन करेंगे, अपना अल्टीमेट जो है उसमें देंगे, और सक्सेस पाएंगे, और एक जो गवर्नमेंट जो अधिकारी बनने का सपना है उसको इस बार पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में।